हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड का फर्स्ट ईयर का कॉमन पेपर यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इससे संबंधित अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस सभी देख लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से ही आपके लिए गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने यूनिट 3 के भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको सभी 5 यूनिट के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य सब्जेक्ट के भी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि आप टेलीग्राम पे जा कर के सर्च करके वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोट्स अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी से जुड़ करके आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 की, जो कि आपका टॉपिक है परिभाषा, कारण और रोकथाम के उपाय, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन। तो इसमें ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं और सभी चीज़ों से संबंधित हमारे पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और लगभग 50 वर्ड्स में इनके जवाब भी देने होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 51 कि बौद्धिक दिव्यांगता की परिभाषा क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो विशेषता होती है वो अक्सर बौद्धिक कार्य प्रणाली यानी कि आईक्यू लेवल से देखा जाता है इसको, जैसे कि व्यक्ति का तर्क करना, सीखना और समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें इसमें अक्सर नोट की जाती हैं बच्चों की और उनके अनुकूली व्यवहार को भी यहाँ पे देखा जाता है। दोनों की सीमाओं को तय किया जाता है जिससे कि वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर वो सामाजिक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से अगर वो कौशल करने में निपुण हैं, व्यवहार करने में निपुण हैं, तो फिर ये देखा जाता है कि वो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी उन्हें तर्क करने में, सीखने में, समस्या समाधान करने में उनको समस्या आ रही है या फिर उनका जो सामाजिक कौशल है वो बेटर नहीं है और उनका जो बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो फिर इस तरीके से उनको बौद्धिक दिव्यांग कह सकते हैं कि वो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं ग्रसित है। ये स्थिति अगर हम देखें तो कम से कम 18 ईयर्स के पहले ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, इन बच्चों में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि बौद्धिक अक्षमता के सामान्य कारण क्या हैं। तो बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो कारण होते हैं उसमें आपका जेनेटिक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, और गर्भावस्था के दौरान में भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुपोषण का शिकार हो जाना या नशीली दवाओं का सेवन करना, या फिर जन्म के समय भी काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना या स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि काली खांसी, मेनिंजाइटिस, और ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और जन्म के बाद दुर्घटनाएं भी इसमें काफ़ी शामिल होती हैं, जिससे भी बच्चे में कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वो शिकार हो सकता है। तो सामान्य कारण में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों में कैसे आ सकती है। तो वो जन्म के पहले भी आ सकती है जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, या फिर जन्म के समय, या फिर जन्म के बाद भी। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि कौन से रोकथाम बौद्धिक दिव्यांगता के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे
बौद्धिक दिव्यांगता के जोखिम को कम कर सकते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं? तो ऐसे अगर हम देखें तो इन कारकों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी चीज़ें हम अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर इसको हम रोक सकते हैं एक तरीके से। यानी कि जब बच्चे का प्रसव पूर्व, यानी कि जब वो गर्भावस्था में हो तब उसकी देखभाल की जाए। गर्भावस्था के दौरान काफ़ी जो महिलाएं हैं वो नशीली दवाओं का सेवन करती हैं, शराब पीती हैं, इन सब से परहेज करना चाहिए। और जेनेटिक जो प्रॉब्लम दिख रहा हो तो उसका कहीं ना कहीं डॉक्टर से परामर्श लेकर ही उससे संबंधित जो दवाएं हैं उसका सेवन करना चाहिए। और शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम ये भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है अगर कोई भी समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि समय समय पे अगर आप टीकाकरण करा रहे हैं तो फिर बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें लापरवाही के साथ में कर रहे हैं, टीकाकरण समय पे नहीं हो रहा है, नशीली दवाओं का सेवन हो रहा है, तो ऐसे में बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 54 कि बौद्धिक दिव्यांगता के प्रकार क्या हैं। तो बौद्धिक दिव्यांगता के प्रकार में अगर हम देखें तो फिर इसमें हल्की, मध्यम और गंभीर और गहन बौद्धिक दिव्यांगताएं इसमें शामिल होती हैं, जिन्हें दैनिक कामकाज या कह लीजिए कि उनके बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए आवश्यक समर्थन के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें आपके जो वर्गीकरण का चार्ट है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, सर्वर, और ये चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं और उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन वहीं से है आपका। माइल्ड, मॉडरेट है आपका, और उसमें जो अति गंभीर बच्चे आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, वो कोई भी कार्य अपना नहीं कर पाते हैं, ये भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि बौद्धिक अक्षमता शैक्षिक परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। यदि आप लोगों को यहाँ पे हिंदी समझ में कम आ रही हो तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। तो बौद्धिक अक्षमता जो है ये शैक्षिक परिणामों को कैसे प्रभावित करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले जो छात्र होते हैं उनके सीखने और विकास के लिए जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि IEP और विशेष निर्देश और सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है इनको। यानी कि अगर आप इनका IEP नहीं बना रहे हैं तो भी बच्चों को कहीं ना कहीं इससे आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं हैं। तो यहाँ पे IEP बनाना ज़रूरी है, उनकी सुविधाओं को यहाँ पे ध्यान में रखना ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। तो 56 कहता है कि शैक्षिक परिवेश में बौद्धिक क्षमताओं के लिए प्रभावी प्रबंधन क्या है। तो प्रभावी प्रबंधन जो रणनीतियां हैं इसमें विभेदित निर्देश हैं, सहायक प्रौद्योगिकी का यहाँ पे उपयोग किया जाता है और सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन यहाँ पे शामिल किया जाता है। जीवन कौशल प्रशिक्षण जिसको हम DLS भी बोलते हैं, इसके भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं और विशेष शिक्षा में जो पेशेवर होते हैं उनके सहयोग को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 57 कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता या दिव्यांगता SLD की परिभाषा क्या है। अधिगम अक्षमता जिसको बोलते हैं उसी को अब SLD बोलते हैं, विशिष्ट स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो SLD विकारों का एक समूह होता है जो औसत या औसत से अधिक बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने, लिखने और गणित जैसे शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने और उनके उपयोग करने की व्यक्ति की क्षमता को ये प्रभावित करता है। एक तरीके से हम बात करेंगे कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। तो अधिगम अक्षमता या कह लीजिए SLD वह होता है जिसमें व्यक्ति के सीखने में कमी पाई जाती है, अर्थात वो पढ़ने लिखने में और गणितीय जो कौशल होते हैं उसमें वो निपुण नहीं हो पाता है। उसमें बच्चा क्या करता है, जब वो लिख रहा होता है, जैसे अभी का लिख रहा है तो का को उल्टा कर देगा, खा लिख रहा खा को उल्टा कर देगा। तो इस तरीके से लिखने में प्रॉब्लम, पढ़ने में भी उसके प्रॉब्लम होता है। अगर वहाँ पे 63 लिखा है तो फिर वो 36 पढ़ सकता है
और गणितीय कैलकुलेटर में भी वो कहीं ना कहीं उसको समस्या होती है कि वो अक्षरों को उल्टा लिख देता है, 6 को 9, 9 को 6, वो पढ़ता भी है और ऐसे लिखता भी है। तो एक तरीके से SLD वह होता है जिसमें बच्चे के सीखने में कमी पाई जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सैमुअल क्रिक ने 1963 ईस्वी में किया था, अधिगम अक्षमता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है कि विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं के सामान्य कारण क्या हैं? तो विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं के कारण में आनुवंशिक कारक, तंत्रिका, जैविक अंतर तथा पर्यावरणीय कारक जैसे खराब पोषण व विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, ये सभी चीज़ें शामिल होता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि ये क्षमताएं कैसे आती हैं, तो यहाँ पे आपके 3 कंडीशन लागू होते हैं। एक जन्म के पूर्व यानी कि गर्भावस्था के दौरान, एक होता है जन्म के दौरान और एक होता है जन्म के बाद। तो जन्म के दौरान अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी वगैरह पाई जाती है। अगर नर्सें वहाँ पे अच्छी नहीं हैं, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो भी बच्चे में कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का शिकार वो बच्चा हो जाता है, किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। इसमें आपके तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में भी कमी पाई जाती है और जेनेटिक प्रॉब्लम भी पाया जाता है। यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल का जो आपका इफ़ेक्ट डालता है वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाता है कि बच्चे के सीखने में कहीं ना कहीं कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि कौन से रोकथाम उपाय विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगताओं से निपटने में सहायक होते हैं? तो शीघ्र जो पहचान होता है ये आपका मुख्य होता है, और जो चीज़ें बच्चे में दिखाई दे रही हों, जिसके लक्षण दिखाई दे रहे हों, उसको रोकने का प्रयास, उसको हस्तक्षेप में लाने का प्रयास किया जाए। सहायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना और उचित पोषण उनको दे रहे हैं या फिर स्वास्थ्य देखभाल उनकी केयर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम जो SLD के बच्चे होते हैं जो कि मतलब प्रभावित होते हैं, तो उनको हम कम कर सकते हैं ऐसी मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो SLD के प्रकार में आपका सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, फिर डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया, और आपका दृश्य सरवर प्रसंस्करण प्रकार भी इसमें शामिल हैं। इसमें आपके कुल 9 प्रकार होते हैं अधिगम अक्षमता के, यानी कि SLD के कुल 9 प्रकार हैं। तो आप यहाँ पे 4 मुख्य लिख सकते हैं। डिसलेक्सिया जो कि पठन संबंधी विकार होता है, बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्याएं होती हैं, पढ़ने में समस्याएं होती हैं। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, बच्चों को लिखने में समस्याएं होती हैं। डिस्कैल्कुलिया जिसमें बच्चों को गणित से संबंधी समस्याएं होती हैं। और डिस्प्रैक्सिया जिसमें बच्चों को चलन संबंधी विकार होता है। या डिस्थीमिया जिसमें बच्चों को भी सोचने समझने और भ्रम जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिस्मॉर्फिया, डिसअफेजिया, अफेजिया और बुलेमिया, ये भी आपके इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता कक्षा में छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो SLD के जो भी कारण होते हैं उसमें पढ़ने लिखने, गणित और सूचना को व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, जिसके कारण ये अक्सर विशेष निर्देश या समायोजन की आवश्यकता इनको पड़ती है। अगर आप इनको थोड़ा सा भी सहारा देंगे, बताएंगे, तो फिर ये रिकवर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियाँ क्या हैं? तो प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों में व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP तैयार करना, बहुसंवेदी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना और सहायक प्रौद्योगिकी का यहाँ पे सहायता लेना और परीक्षणों में विस्तारित समय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें अगर शामिल रहेंगी तो फिर जो हमारे SLD के छात्र हैं तो उनके लिए हम काफ़ी कुछ टेक्निक्स यहाँ पे अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD की परिभाषा क्या है? तो ASD एक ऐसा
विकासात्मक विकार होता है, जिसमें जो बच्चे का सामाजिक संपर्क होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चे समाज में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपना संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं और उनका संचार रुक जाता है। कहीं ना कहीं उनसे वार्तालाप उनकी अच्छे से नहीं हो पाती है और दोहराव वाले व्यवहार करते हैं। एक ही चीज़ को बार बार वो रटते रहते हैं, यानी कि आवृत्ति मूलक चीज़ें उनमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संभावित कारण क्या होते हैं। तो इसमें वही जो मैंने आप लोगों को SLD में बताया, या कह लीजिए कि वो लगभग सभी दिव्यांगताओं के साथ में ये कारण जाता है, क्योंकि जब बच्चा या तो वो आनुवंशिक कारण के कारण वो दिव्यांग हो सकता है, या फिर वो गर्भावस्था के दौरान जो कमी रह गई, या फिर कह लीजिए कि जो चूक हो रही है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, या प्रसवकालीन यानी कि जिस टाइम पे बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे अगर कोई कमी हो रही है, या फिर जब बच्चा जन्म के बाद यानी कि उसके बाद भी बहुत सारी दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसके माध्यम से भी बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है। तो हालांकि अगर हम देखें तो आपके 3 जो मुख्य हैं, यानी कि जन्म के पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद, ये आपके सभी डिसेबिलिटी के साथ में जाएंगे कारण के रूप में। उसके साथ साथ आप देखेंगे जेनेटिक प्रॉब्लम भी होगा, और जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पे इन्वायरमेंटल आपका ये भी इफ़ेक्ट डालेगा। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों यहाँ पे आपके जिम्मेदार होंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए क्या रोकथाम उपाय है। तो अगर हम देखें ASD को रोका नहीं जा सकता है, परंतु इसको हम शीघ्र निदान और हस्तक्षेप की प्रक्रिया में ला सकते हैं, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो भी ग्रसित बच्चे होते हैं उनको हम कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। उनको हम थोड़ा जैसे जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रशिक्षण दे सकते हैं, धीरे धीरे करके कुछ हम सुधार ला सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में गंभीरता के प्रकार या स्तर क्या होते हैं। तो ASD को 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है। पहला तो समर्थन की आवश्यकता, दूसरा है पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता, तीसरा है बहुत ही अधिक समर्थन की आवश्यकता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे इससे ग्रसित तो होते ही हैं ASD से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते। माइल्ड, मॉडरेट और सीवर आपके यही 3 हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके इफ़ेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सीखने और शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले छात्रों को सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार में कठिनाई हो सकती है, जिसके लिए अनुकूलित शैक्षिक दृष्टिकोण और सहायता की आवश्यकता यहाँ पे होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 कि स्कूलों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियाँ क्या हैं। तो प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, IEP, व्यवहारिक हस्तक्षेप, भाषण और व्यावसायिक चिकित्सा और संचरित वातावरण इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि मानसिक बीमारी की परिभाषा क्या है। मेंटल इलनेस जिसको बोलते हैं, एक आपका मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ मेंटल इलनेस पूछा गया है। थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे अगर ध्यान दिए तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा, नहीं तो फिर लोग मेंटल रिटार्डेशन की परिभाषा यहाँ पे ज़्यादातर लिख देते हैं। तो मेंटल इलनेस क्या होता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ होती हैं एक प्रकार से, और जिसमें अगर गड़बड़ी आती है तो उनकी जो मनोदशा है, सोच है, व्यवहार है, ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। और इनमें अक्सर अवसाद, चिंता, विकार, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो कि एक तरीके से आपके मेंटल इलनेस का ही कारण होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 70 कि मानसिक बीमारी के सामान्य कारण क्या हैं। तो मेंटल इलनेस के भी वही कारण होंगे आपके कि जिसमें आपके जेनेटिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और मस्तिष्कीय रसायन असंतुलन देखने को मिलेगा,
और दर्दनाक जीवन के अनुभव और पर्यावरणीय प्रभाव, ये सभी चीज़ें शामिल होंगी और इसमें भी जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद वाली कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि मानसिक बीमारी के प्रबंधन में कौन से रोकथाम उपाय सहायक हो सकते हैं। तो मेंटल इलनेस के प्रबंधन में रोकथाम के उपायों में अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को यहाँ पे बढ़ावा देना, शीघ्र हस्तक्षेप लागू करना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच तथा वह तनाव प्रबंधन जैसी जीवन शैली में बदलाव शामिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि बहुदिव्यांगता क्या होती है। तो बहुदिव्यांगता से तात्पर्य ये होता है कि जब दो या दो से अधिक जो दिव्यांगताएं एक साथ किसी व्यक्ति या बालक में उपस्थित होती हैं या फिर उसके शैक्षिक प्रदर्शन में, उसके टीएलएस में या फिर उसके सामाजिक संपर्क में, इन सभी में अगर आप लोगों को कुछ लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं और एक से अधिक दिव्यांगताओं के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके बहुदिव्यांगता। बहुदिव्यांगता में जैसे कोई बच्चा आपका देख भी नहीं पा रहा हो और वो मेंटल इलनेस का भी शिकार हो, साथ में वो चल भी ना पा रहा हो, तो वो 3 दिव्यांगताओं से ग्रसित होगा, यानी कि लोकोमोटर और ब्लाइंडनेस और आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर मानसिक बीमारी से ग्रसित हो तो मेंटल इलनेस। तो यहाँ पे एक से दो या दो से अधिक जब दिव्यांगताएं एक साथ एक व्यक्ति या बालक में आएंगे और उसके लक्षण परिलक्षित होंगे तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, बहुदिव्यांग, मल्टीपल डिसेबिलिटी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बट कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है कि मानसिक बीमारी और बहुदिव्यांगताएं शैक्षिक अनुभवों को कैसे प्रभावित करती हैं। तो ये स्थितियां जो हैं ये सीखने के प्रक्रिया में भी बाधा डालती हैं, सामाजिक संपर्क और व्यवहार, इन सभी में कहीं ना कहीं कारण बनती हैं, जिसके कारण व्यापक समर्थन और व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि मानसिक बीमारी और बहुदिव्यांगता वाले छात्रों के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियाँ क्या हैं। तो मेंटल इलनेस में जो रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं उसमें सबसे पहले विशेष शिक्षा को अपनाया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया जाता है, शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा ये भी यहाँ पे लागू किया जाता है। इसके साथ साथ व्यवहार हस्तक्षेप भी किया जाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम देखने को अगर मिल रहा है तो वहाँ भी हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू की जाती है। इसके साथ साथ बहुविषयक दृष्टिकोण भी यहाँ पे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है आपका कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ और रक्त विकार क्या हैं। तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों में मिर्गी, सेरेब्रल पॉल्सी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां शामिल होती हैं, जैसे कि रक्त विकारों में स्केल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जैसी जो स्थितियां हैं ये शामिल होती हैं, क्योंकि इसमें आपके अक्सर जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं ये शामिल होती हैं। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों में मिर्गी, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारियां हैं और रक्त विकार में अगर हम देखें तो स्केल सेल डिजीज, एनीमिया और हीमोफीलिया ये चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के सामान्य कारण क्या हैं। तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण में आनुवंशिक कारण, संक्रमण, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट और न्यूरोडिजेनेटिव रोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि कौन से रोकथाम उपाय दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियों और रक्त विकारों के प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। तो रोकथाम उपायों में नियमित चिकित्सा देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जीवन शैली विकल्प और आनुवंशिक परामर्श इसमें शामिल होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 78 कि रक्त विकार के कुछ प्रकार बताएं। तो इसमें रक्त विकार यानी कि ब्लड डिसऑर्डर में आपके एनीमिया, हीमोफीलिया, स्केल सेल डिजीज और थाइसलेमिया ये आपके शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां और रक्त विकार शैक्षिक अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये स्थितियां कारण जो होती हैं ये थकान, बार बार अनुपस्थिति, शारीरिक सीमाएं हो सकती हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो या समायोजन में कोई प्रॉब्लम हो या स्वास्थ्य योजनाएं ये अगर अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो भी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा जा सकता है और ब्लड डिसऑर्डर भी। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 80 कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां और रक्त विकारों वाले छात्रों के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियां क्या हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाएं शामिल होती हैं, पहुंच संबंधी सुविधाएं शामिल होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सेवा प्रदाताओं के साथ में सहयोग ये भी शामिल होता है, शैक्षिक समायोजन ये भी आपके शामिल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों में या फिर आपके ब्लड डिसऑर्डर में जो रणनीति प्रबंधन है वो क्या क्या है। वो है स्वास्थ्य योजना आपके व्यक्तिगत जो होती हैं, और पहुंच होती है, सुविधा होती है, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, सहयोग होता है, शैक्षिक समायोजन होता है, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से आपके लिए गए हैं। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और निचोड़ हैं सभी यूनिट्स के, क्योंकि आपका जो एक यूनिट है उसमें आपके 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर से आपके 25 क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में भी आ चुके हैं। तो आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आप लोग ये सारे पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। और आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी वाईटी चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट हम वीडियो में जो मिलेंगे वो हम यूनिट 4 के साथ में मिलेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है, इससे संबंधित आपको हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।